चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। और आज की पहली खबर कहां से? पश्चिम बंगाल से। देखिए बंगाल में ममता की टेंशन कैसे बढ़ती जा रही है। एक तरफ बगावत को लेकर वो काफी बेचैन है, परेशान है, तो एक बयान ने उनकी कानूनी टेंशन भी बढ़ा दी है। ये सवाल लगातार अब देखिए बंगाल में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस में सीएम शुभेंदु ने बड़े ऐलान भी कर दिए। पहले की ममता सरकार की एड कंपनी केस में कार्रवाई के भी आदेश जारी किए हैं और साफ कहा है कि भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। तो इधर शुभेंदु और उनकी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है, तो टीएमसी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कोलकाता में आज सीआईडी फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और खबर है कि हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी का बयान दर्ज करके और जांच के लिए पहुंची थी। देख रहे हैं अभिषेक के घर के बाहर की हलचल है, ये सीआईडी टीम आप देख पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। कल रात 6 घंटे तक सीआईडी दफ्तर में भी उनसे पूछताछ हुई है, जिसकी तस्वीरें ये रही। और देखिए अभिषेक के साथ उनके उन करीबियों पर भी शिकंजा कसता चला जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार, वसूली, कटमनी, कानून से खिलवाड़ के आरोप हैं। और जो जहांगीर कभी खुद को पुष्पा और अभिषेक के राइट हैंड बताते नहीं थकता था, उनकी गर्दन पर पुलिस का हाथ अब पड़ गया है और कैदियों की तरह सरेआम उनकी परेड निकाल ली गई। ये तस्वीर देखिए जरा, शॉर्ट्स पहनाकर। तो पुष्पा जो कभी झुकेगा नहीं, इसकी कस्में खाते थे, म्यूजिक चलाते थे, वो झुक भी रहा है और कॉलर पर हाथ भी है और परेड भी निकाल दी गई। कैसे परेड सिर्फ कोलकाता या फाल्ता में नहीं बल्कि बंगाल में माफिया अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर इस वक्त टूट रही है। नंदीग्राम में पुलिस ने माफिया अब्दुल आलिम की भी परेड निकाल दी। लगे यहां तो ये भी तस्वीर देखिए। और खास बात ये अभी आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जितनों की भी परेड निकाली जा रही है सबने हाफ पैंट में ही नजर आ रहे हैं, उसी में परेड निकाली गई है। एक तरफ पुलिस और कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है, तो भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी नेताओं से जनता भी आग बबूला है। वर्धमान की यह तस्वीर है जो अभी आप देख पा रहे हैं। और देखिए वर्धमान में एक कोल माफिया की गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने जमकर अंडे चला दिए। और खास बात यह भी है देखिए कि ये खुद ही भागता हुआ जल्दी से सुरक्षित वैन में जा घुसा। अब वीरभूम में जनता के आक्रोश से बचने के लिए तृणमूल कांग्रेस की पार्षद के पति ने हेलमेट लगा लिया। ये देखिए जरा ये तस्वीर, लेकिन ये उनका नुस्खा काम नहीं आ पाया। लोगों ने चोर चोर के नारे लगा दिए और अंडों से फिर हमला कर दिया।
तो बंगाल में हार के बाद मुसीबत ममता की काफी बढ़ती चली जा रही है। बगावत को लेकर दीदी पहले से टेंशन में है, बेचैन है और अब उनके पुराने बयान ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी है। ममता दी पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो गई है। All community, all caste, all creed, all religions, we are together, we are brother and sister, we don't ignore anybody. তাই বলি যতই বড় হামলা Bengal is the industrial destination now. Bengal is the tourism destination now. এখানে জগন্নাথ ধাম হয়, এখানে জৈন মন্দির হয়, এখানে গুরুদ্বারা হয়, এখানে গির্জা হয়, এখানে বেরিয়াল গ্রাউন্ড হয়, এখানে সবকিছু হয়। জয় বাংলা। এখানে तो बुआ और भतीजे पर कानूनी शिकंजा। देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी में जारी बगावत के बीच एक और उनको झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ममता बनर्जी पर यह एफआईआर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले वो कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी थी और आरोप है कि धरने के मंच से भाषण देते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी की। एक कारोबारी की शिकायत पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 196(1) इसमें धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी फैलाना। धारा 196 में 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। जुर्माना या फिर दोनों भी संभव है। और धारा 351 किसी को डराना, धमकाना या आपराधिक धमकी देना। धारा 351 में ही 2 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। धारा 352 में जानबूझकर किसी को उकसाना या अपमान करना, इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक जेल या जुर्माना दोनों संभव है। चुनावी हार के बाद 1 महीने में ममता के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। और अभिषेक बनर्जी ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद हैं। अभिषेक पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए, कोलकाता में अभिषेक के घर आज फिर से सीआईडी की टीम पहुंची। चुनाव में हेट स्पीच से जुड़े मामले में पूछताछ और जांच के लिए पहुंची ये टीम। इससे पहले कल सीआईडी ने अभिषेक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और खबर है कि जांच एजेंसी अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है और 2 दिन बाद यानी 14 जून को फिर से पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया है। सीआईडी के सामने पेशी के दौरान अभिषेक बनर्जी कई बार भड़क उठे, ये सूत्र बता रहे हैं। खबर है कि वो उस प्रस्ताव पुस्तिका पर जवाब देने से बचते रहे जिसमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर को लेकर वो जांच के दायरे में है। अब जानकार यानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभिषेक अगर संतोषजनक सबूत या फिर जवाब नहीं दे पाए तो ममता के भतीजे के खिलाफ जांच की आंच और तेज हो सकती है। तो बुआ भतीजे यानी ममता और अभिषेक पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। तो इस पर सीएम शुभेंदु और अभिषेक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं, सुनिए। বিজিপিএস করতে গিয়ে कोलकाता की एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इसे पूर्व सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। पिछले कुछ सालों में कथित तौर पर 635 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। ये रकम एजेंसी के 3 बैंक खातों में जमा की गई है। ऐसे 20 ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है जिसमें कुल 635 करोड़ रुपए की रकम बनती है। ये जनता के पैसे की लूट के अलावा कुछ और नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के शक का मामला ईडी को सौंपा जा सकता है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। তো মানুষ বসাই নেই। इंडिया जोटेर मीटिंग छिलो। मैं जब दिल्ली चला गया था तब सीआईडी ने आकर नोटिस दिया। मुझे जब जब बुलाया गया तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मुझ पर एफआईआर हुई है तो अमित शाह पर भी होनी चाहिए। जनता बुलडोजर नहीं समझती। जनता के बीच भ्रम को ना फैलाया जाए। আমি সঙ্গে সঙ্গে ছোটার आगे গেছি। कानून है, कानून के हाथ लंबा है और कितना करतूत सबको मालूम। बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखी है, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं और संदीपन इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ। हम लोगों का भी लंबा समय एग्जामिनेशन हुआ है। तो एज हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, हमारा भी इंटरोगेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, तो हम दोनों इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इनको अंदर घुसाना चाहिए। वो जो किया आम आदमी को साथ जो किया, वो जो पार्टी को विरोध भी किया, आम जनता को विरोध भी किया, लूटा। ये लूटने का लोगों को तो बाहर नहीं रखना चाहते हैं, इनको अंदर में। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी। बचने का कोई जगह नहीं है क्योंकि नकली साइन करके चिट्ठी अभिषेक बनर्जी जी ने साइन करके दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को। यह बहुत बड़ा अपराध है। कहां तक भागोगे? कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा।
तो तमाम नेता क्या कह रहे हैं माननीय, उनको आपने सुन लिया, चाहे वो पक्ष या फिर विपक्ष की तरफ से। कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, नजर डालिए। ये जो अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं हुबली की है। हुबली में टीएमसी पार्षद पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने टीएमसी नेता पर अंडे फेंक दिए और अपना विरोध दर्ज कराया। सुनिए जरा, ये देखिए। आपने सुन लिया, ये चोर चोर। अब आरोप क्या है? आरोप है कि पार्षद कटमनी लेते थे और भारी भ्रष्टाचार में ये लिप्त थे। एक बार फिर सुनिए। चोर चोर चोर, चोर चोर चोर, चोर चोर, ए चोर, ए चोर, ए चोर, चोर चोर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बदली और शुभेंदु की पुलिस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया और आरोपियों के सुर भी अब बदलने लगे हैं। कुछ बिहार में तो कटमनी खुद ही वापस करने लगे। ये देखिए जरा, आचंबा। मतलब कानून का हंटर चले तो आप सोचिए कि कोई भी अपराध करने से बचेगा। जिसे कहते थे ना कि मंदिर के सामने अगर चप्पल भी चोरी करने की तो वो भी नहीं हो। लेकिन ये देखिए, कटमनी कभी लिया करते थे और अब जब पुलिस का हंटर चल रहा तो ये खुद लोगों को बुला के कटमनी वापस कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल। और कमाल की बात देखिए, तो सुधर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी नहीं सुधर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आइए दिखाते हैं क्या हो रहा है। तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए हावड़ा का है। जो नहीं सुधर रहे हैं उनके खिलाफ पीला पंजा वहां भी गरज रहा है पश्चिम बंगाल में, यानी बुलडोजर से एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण पर चला है ये बुलडोजर। और इस ताबड़तोड़ एक्शन के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है कि अब हम टाटा को लाएंगे। जी, आपको बता दें, ये बहुत बड़ा ऐलान है। 2008 में सिंगूर में टाटा का प्लांट लगना था, लेकिन तब ममता बनर्जी ने भारी आंदोलन छेड़ दिया था और प्लांट नहीं लगने दिया। ममता इसी आंदोलन के बाद से सत्ता में तो आई, लेकिन फिर बंगाल में टाटा नहीं आ पाया। लेकिन अब कमाल देखिए, ममता बनर्जी का तो टाटा हो गया बंगाल में और अब टाटा का आगमन होने वाला है बतौर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। तो ये खबर, पश्चिम बंगाल में टाटा की एंट्री होगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो टाटा को बंगाल में लाने के लिए बीच का रास्ता अपनाएंगे। मतलब उद्योगों का भी नुकसान ना हो और जनता भी सहमति से जमीन देने को राजी हो जाए। ये बड़ी बात। एक तरफ बंगाल में टाटा समूह आ रहा है और दूसरी ओर ममता के सांसद उन्हें टाटा बाय बाय कह रहे हैं। पहली बार ममता के खिलाफ बागी हुए 19 सांसदों के हस्ताक्षर भी सामने आ गए हैं। ये रहे। अब समझिए, बंगाल में जिस टाटा को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल में आंदोलन किया, सिंगूर में 1 लाख रुपए वाली टाटा नैनो कार का प्लांट नहीं लगने दिया। 2008 में ममता के आंदोलन के चलते टाटा प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट हो गया और फिर 18 साल तक टाटा ने बंगाल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया। वो टाटा समूह अब फिर से पश्चिम बंगाल आएगा और बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद टाटा समूह को बंगाल लाने का ऐलान किया और कहा कि हम सिंगूर और नंदीग्राम वाली गलतियों को दोहराए बिना बंगाल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे और नई नौकरियां पैदा करेंगे। जबरन भूमि अधिग्रहण के बजाय संतुलित नीति अपनाई जाएगी। पिछली सरकार की तरह उद्योग लाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेंगे। बंगाल में कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अशांति, गुंडागर्दी से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। वहीं बंगाल में टाटा आ रहा है तो टीएमसी के सांसद विधायक ममता को लगातार टाटा कह रहे हैं। खबर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी का कंट्रोल अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। 15 जून यानी 3 दिन बाद टीएमसी के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। वो खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग करेंगे। कहेंगे कि हम ही हैं असली टीएमसी।
और इससे पहले 14 जून को दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग होगी। खबर है कि इसमें बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। मतलब दिल्ली से बंगाल तक ममता को टाटा करने में शुभेंदु सबसे आगे है। बंगाल में टाटा को लेकर सीएम शुभेंदु क्या कह रहे हैं और ममता को टाटा करने पर क्या कह रहे हैं टीएमसी के सांसद, सुनिए जरा सभी को। सिंगूर एवं टाटा हम टाटा समूह को पश्चिम बंगाल में वापस लाएंगे। लंबे समय तक चले भूमि अधिग्रहण विवाद के चलते 2008 में सिंगरूर से गुजरात शिफ्ट हो गया था। सरकार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति पर काम कर रही है। हम उस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं, जैसा पहले की सरकारों ने सिंगूर और नंदीग्राम में किया था। हम टीएमसी की उस नीति के खिलाफ हैं, जिसमें उद्योग लाने के नाम पर केवल फोटो खिंचवाए गए, झूठ फैलाया गया और हकीकत में कुछ नहीं किया गया। बीजेपी सरकार औद्योगिक विकास और लोगों की सहमति दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रुख अपनाएगी। फलाते पाচ্ছেন शुभेंदु अधिकारी बोलने से तो टाटा वापस नहीं आएगा। टाटा एंड सन्स का एक तो बोर्ड है, चंद्रशेखरन उसका प्रेसिडेंट है। उन लोग से कोई बयान अभी तक नहीं आया। शुभेंदु से बयान आता है तो क्या फर्क पड़ता है? शुभेंदु इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं? तो ये सब फिजूल बातें हैं। टाटा बाटा सभी आएगा पश्चिम बंगाल में। अभी सारे इन्वेस्टर्स का नजर पश्चिम बंगाल के ऊपर है। हमारा पास मेरिट है, हमारा पास मनी है, हमारा पास स्किल लेबर है, हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारा लैंड फर्टिलाइज है। तो इसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में निवेश आएगा। पिछले दिनों में जिसका अभाव था वो था इच्छा शक्ति का। आज वो दिन बदल गया। बंगाल के डेवलपमेंट के लिए उनका साथ हमको देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाराजगी तो अभिषेक बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो आज जो जगह में गया है तो इनका थोड़ा दायित्व तो ममता बनर्जी के है। पूरे पार्टी में तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेत्री, और वो है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो देखिए, समझिए, एक तरफ टीएमसी में भारी बगावत है तो ममता के ऑफिस पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं दिल्ली की एक तस्वीर। दिल्ली के दफ्तर का ये नजारा है। टीएमसी ऑफिस में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, दिल्ली में टीएमसी ऑफिस में ये सन्नाटा आप देख पा रहे हैं, जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई है ही नहीं। अरे क्या हुआ? तो दिल्ली में ममता बनर्जी के एक और ऑफिस की तस्वीर और चौंकाने वाली है। टीएमसी ऑफिस में ताला जड़ गया है और ममता के पोस्टर्स गायब हो गए हैं। ये देखिए जरा, दिल्ली वाले दूसरे ऑफिस का है। टीएमसी ऑफिस में ताला लगा हुआ है और ममता बनर्जी के कभी पोस्टर यहां अटे पटे पड़े थे, लेकिन वो गायब है। एक भी पोस्टर इनका नहीं है। लेकिन क्यों? अब डिटेल चलिए आपके सामने रख देते हैं। तो टीएमसी के खजाने पर किसका कब्जा होगा, यह बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी इस वक्त सिर्फ पार्टी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, अब बात बढ़कर पार्टी सिंबल और टीएमसी के खजाने तक जा पहुंची है, क्योंकि ममता के हाथ से पार्टी के साथ खजाना भी निकल सकता है। एक तरफ विधानसभा में टीएमसी के 64 विधायकों के बागी होने का दावा है, दूसरी तरफ 19 बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। इन सांसदों ने चिट्ठी लिखकर एनडीए का समर्थन देने का ऐलान किया है। अब अगर कोई भी गुट टीएमसी पर दावा ठोकेगा तो दीदी की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बाद टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बैंक में लगभग 680 करोड़ रुपए मौजूद हैं। 2024 से 25 टीएमसी की कुल संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा बताई गई। ममता की पार्टी ने 7 करोड़ की अचल संपत्ति होने का दावा किया। रिपोर्ट की माने तो टीएमसी ने 250 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। बंगाल के जिलों में बनाए गए टीएमसी दफ्तरों की वैल्यू भी करोड़ों में है। टीएमसी वो पार्टी है जिसने चंदा हासिल करने में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। 2024-25 में टीएमसी को चंदे के जरिए 184 करोड़ रुपए मिले और 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से टीएमसी को 1600 करोड़ हासिल हुए। क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे ज्यादा कमाई करने में टीएमसी दूसरे नंबर पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के मालिकाना हक पर भी दावा हो सकता है।
तो जो ममता बनर्जी कभी दिल्ली की कुर्सी की दावेदारी करती थी, बंगाल से दिल्ली तक कैसे उनकी टेंशन बढ़ी हुई है और ममता के ऑफिस का क्या हाल है वो भी देखिए। दिल्ली में टीएमसी ऑफिस पर पड़ा खाली सब कुछ, ये ताला जड़ा। अब सबको सुनवाएंगे भी, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी आप सभी दर्शकों के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, उनकी रिपोर्ट आपके सामने। राजेंद्र प्रसाद रोड के इसी 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड का ये जो बंगला आप देख रहे हैं, ये पार्थ भौमिक जो टीएमसी के सांसद हैं उनका बंगला हुआ करता था और यहाँ पर टीएमसी का दफ्तर था। आप देखिए कि टीएमसी के यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन पोस्टर को पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया और यहाँ पर जो नेम प्लेट है ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उखड़ी हुई है। वो इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि जो पार्थ भौमिक हैं वो उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया और वो अब टीएमसी से बगावत कर रहे हैं, यानी बागी जो ग्रुप है उसमें हैं। और ये आप देखिए कि टीएमसी के कार्यालय पर अब यहाँ पर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है और टीएमसी के दफ्तर पर अब दिल्ली के ताला लग गया है। पार्टी का ऐसा हालत हो गया कि सिर्फ सांसद विधायक छोड़ के नहीं जा रहे, पार्टी के सारे हेडक्वार्टर्स भी बंद हो गए, ऑफिस भी बंद हो गए। अभी लगता है सिर्फ एक ही जगह बचा है, वो जो दीदी का घर 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, ये छोड़ के तो और कहीं जगह नहीं मिलेगा तृणमूल का ऑफिस करने का। होगा, हाँ होगा, किसी तरीके से भी होगा। आप देखो लिस्ट जो दी है, पहले 8 अलग इंक में है, उसके अलावा कोई माना नहीं। 5 फिर एमपीओ को घर में पहले तो जो मान गए उसको 5 करोड़ दे दिया, 50 लाख दे दिया और किसी ने कहा हमको साहब 10 लाख रुपए महीना दे दीजिए 36 महीने तक, वो भी डील हो गई। जो माने नहीं उसमें से कई फर्स्ट टाइमर थे, उनके घरों से सिक्योरिटी हटा दी गई, उनके घर में उनका सिक्योरिटी हटा दिया, होमगार्ड हटा दिया, जैसा मेरा हटा दिया। उनको पीटा गया, बीजेपी वाले अंदर गए, पुलिस का प्रोटेक्शन रहा, मारा पीटा, परिवार वालों को किया, उन्होंने आके साइन किया। आप देख लो नेक्स्ट लिस्ट है 14 से 18, उसमें 3 मुसलमान हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं जाने दो। देखिए 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के साथ मजबूती दिखाई थी। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के साथ गर्मजोशी से मिलती नजर आई। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर 2 खास तस्वीरें सामने आई। एक सोनिया गांधी से गले मिलती हुई और दूसरी राहुल गांधी से खास मुलाकात करते अभिषेक बनर्जी। चर्चा है कि टीएमसी के दोनों नेता कांग्रेस में मिलने पर भी बात कर रहे थे। देखिए ममता दीदी के कांग्रेस में विलय की चर्चा है, तो दूसरी ओर चर्चा ऐसी महाराष्ट्र में भी है। क्यों हम कह रहे हैं, पहले तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। यह तस्वीर जरा इस पर गौर करिए। यह महाराष्ट्र में भी विलय वाला खेला होगा क्या, यह सब सवाल है। उद्धव और शरद पवार जैसे नेता जो अपनी ही पार्टी की बगावत से काफी परेशान हैं, चर्चा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने की संभावना भी तलाश रहे हैं। ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ। तो फिर से सवाल वही इसके साथ कि कांग्रेस में क्या मिलेंगे दिग्गज छत्रप। देखिए ममता की पार्टी कांग्रेस में मिलेगी। बंगाल चुनाव से पहले तक ममता कांग्रेस को आंख दिखाया करती थी। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। अब करारी शिकस्त और पार्टी में बगावत के बाद कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रही हैं। ममता को पता है कि उनके आधे से ज्यादा सांसद विधायक टूट चुके हैं, तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता सोनिया से गले मिलती नजर आई। 2 दिनों के अंदर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से कई बार मुलाकात की और अब बात की। इसके बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलते नजर आए। टीएमसी चाहती है कि विपक्षी गठबंधन राहुल की अगुवाई में मजबूत हो। मतलब पहली बार टीएमसी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और चर्चा है कि कांग्रेस भी टीएमसी के विलय को तैयार हो सकती है। करीब 28 साल पहले टीएमसी कांग्रेस से ही तो अलग होकर बनी थी। और उधर पवार उद्धव भी कांग्रेस में मिल जाएंगे क्या, यह भी सवाल है। तो क्या महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन का भी कांग्रेस में विलय होगा? नाना पटोले और संजय राउत के बयानों से इसकी चर्चा काफी तेज है। पटोले ने कहा कि देश बचाने के लिए समान विचार वाले दल एकजुट हों। शरद और ममता कांग्रेस के साथ आने की मानसिकता बना रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि पवार विपक्ष के कांग्रेस में विलय की कमान संभालें। शरद पवार की एनसीपी पहले 2 गुटों में बंट चुकी है और संख्या बल में शरद का विरोधी खेमा भारी है। कुछ यही हाल उद्धव की पार्टी शिवसेना का भी है। शिंदे गुट ने ताकत और संख्या में उद्धव गुट पर वो भारी है, इसलिए महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां विलय कर सकती हैं। मतलब जरूरत वाली, मजबूरी वाली गठबंधन या विलय।
अब बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस से विलय की चर्चा हो रही है और इसे लेकर कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, उनको भी सुनते हैं सीधा। मैंने लगा प्रस्ताव है, उनके आंतरिक प्रस्ताव क्या होंगे ये उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस को देश में और अधिक मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस से निकले जो छोटे दल या नेता हैं, उन्हें देश की स्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार एक मजबूत कांग्रेस, एक अखंड कांग्रेस और एक मजबूत विकल्प के रूप में देश में खड़ी होनी चाहिए। पवार साहब को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। माननीय शरद पवार को ये जो विचारधारा है या भूमिका बन रही है साथ आने की, उस संबंध में यदि वे नेतृत्व करते हैं और पहल करते हैं तो ये विचार बहुत आगे तक जाएगा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, न ये पार्टी कह रही है न वो पार्टी कह रही है, तीसरा ही कह रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां, इसके नेता ये सीजन्ड है, ये होशियार है। कांग्रेस डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई पैर नहीं रखता, इनमें से कोई डूबती नाव में पैर नहीं रखेगा। सब पार्टियों की जो रीजनल पार्टी बन गई, कांग्रेस अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए दिल से, पहले से। कांग्रेस से जो अलग हो गए, उन्होंने कांग्रेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला संजय राउत कोई होता नहीं। वो कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है क्या? शरद पवार के साथ कभी कांग्रेस के साथ, अरे कभी तो वो उबाटा के साथ भी रहो। वो पार्टी का क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए। सशक्त लोकतंत्र में हर एक को अपना मन की बात कहने का अधिकार है। तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आंखों पे। क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। अभी अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है। बारिश तो आने दो, फिर देखेंगे। लेकिन बारिश ने भी फिलहाल तय नहीं किया कि वो अभी फिलहाल बारिश होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और तस्वीर और कुछ और दिलचस्प खबरें, क्योंकि बंगाल के साथ भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक और घमासान छिड़ा है और इसकी वजह है कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द होना। अब देखिए कांग्रेस अब भोपाल से दिल्ली तक जोरदार प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है। तस्वीरें देखिए पहले। समय नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं पड़ी, ये पूरा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वहाँ न्याय नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय ने हमको समय नहीं दिया, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारे को जेल भेज रहे हैं, ये तरीका नहीं है। तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के देखिए दर्जनों जो विधायक हैं वो बस से दिल्ली पहुंचे और मकसद था आवाज उठाएंगे और सियासत बुलंद करेंगे। इसमें महिला नेता भी शामिल हैं। लेकिन विरोध करने पहुंचे कांग्रेस विधायकों को कुछ ही देर बाद पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। अब आए तो एसी बस से थे, लेकिन पुलिस ने दूसरी बसों में उनको गिरफ्तार करके जंतर मंतर से हटा दिया। ये देखिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट नामांकन खारिज होने के बाद मामला सुना तो देश में एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। इसलिए राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। असंतुष्ट उम्मीदवार हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई कांग्रेस और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। पीएम मोदी के निर्देश और मंजूरी के बिना यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो जब हम हाई कोर्ट भी जाएंगे अब
सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस जैसा बर्ताव कर रही है वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने विकल्प रखा, ना खुद जांच की, और अब जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेलने में लगे हुए। मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस नेता जिनका खुद ही पर्चा खारिज हो गया, वो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि पहले वोट चोरी होती थी, इस बार सीट चोरी हुई है। हम कहते रहे कि चुनाव आयोग की सांठगांठ है और अब यह साबित भी हो गया है। कृष्णा गौर मंत्री मध्य प्रदेश की हैं, वो कह रही हैं पूरी कांग्रेस मिलकर भी अपनी महिला उम्मीदवार का फॉर्म ठीक से नहीं भरवा पाई। ये कांग्रेस के असली चाल, चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। कांग्रेस ने खुद मीनाक्षी को चुने जाने से रोकने की साजिश रची और नामांकन रद्द कराने में रोल निभाया। अभिषेक मनु सिंघवी, सांसद कांग्रेस, चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, उसे रोकना नहीं, और कोर्ट की जांच भी ऐसी ही हो जो लोकतंत्र को मजबूत करे, कमजोर नहीं। विश्वास सारंग, मंत्री मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने जानबूझकर नामांकन पत्र में गलती कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। हार से बचने और हंगामा मचाने के लिए यह सब कुछ किया गया है। तो तमाम जो माननीय हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको हमने बता दिया पढ़कर। अब देखिए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज हो गई। तो अब कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमले कर रही है, और वहीं बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गुस्सा है राहुल कांग्रेस से, उन्होंने जाकर इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरओ पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर जो कुठाराघात करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसको एक जोरदार थप्पड़ मिला है। लोकतंत्र के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने खुलकर आया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि वो संवैधानिक गरिमा के लिए उचित नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये हम सब जानते हैं। व्यवस्थाओं का, खास करके हमारी राजनीतिक विरासत पे लोगों का भरोसा बढ़ता है, तो सब प्रकार की अनुकूलता रहती है। और ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी जो कलह रही है, मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस अपना आत्ममूल्यांकन करेगी। गुस्सा और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला। उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। अगर आप अपने एफिडेविट में चीजें छुपाएंगे और उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास आएगी, तो इलेक्शन कमीशन उसके अनुसार एक्शन ले सकता है, और उसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और उनका चुनाव रद्द हुआ, उनका नामांकन रद्द हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात अगली खबर की, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर जमकर गरजा है, यानी पीला पंजा जिसे कहा जा रहा है। यूपी में एक बारात में बुलडोजर का वीडियो वायरल हो गया और फिर यूपी पुलिस ने इस पर एक्शन भी ले लिया। अब समझिए जरा क्या है। पहले राजधानी दिल्ली की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, और जहां अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चल रहा है, पहले इसको देख लीजिए, फिर जैसा कि आपको हमने बताया था वो खबर भी बताएंगे जिसके इंतजार में आप बैठे। तो इसमें एक संदेश भी है पूरे भारत में कि आप अवैध निर्माण ना करें। आपको लगता है कुछ दिन अगर आप बच गए, तो ऐसा नहीं है। देर सवेर हंटर चलेगा, पीला पंजा पहुंचेगा, बुलडोजर से कार्रवाई हो जाएगी, हरजाना भी होगा और कानून के दायरे में आप आएंगे, एक्शन भी होगा। देखिए, दिल्ली के गोविंदपुरी में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसकी भी तस्वीरें ये रही आपके सामने। इधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 50 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉट पर कब्जा किया गया था। लोनी के डूब क्षेत्र में इसको लेकर कार्रवाई की गई। इस जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। देखिए जरा, आप समझिए पूरा खेल। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल है, रजिस्ट्री हुई तो क्या अधिकारी दोषी नहीं है? अधिकारियों ने तो ही किया होगा।
एक्शन उन पर भी होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। कुख्यात तस्कर शाहरुख खान, अच्छा इनका नाम शाहरुख खान है, ये तस्कर हैं कुख्यात शाहरुख खान उर्फ टोनी के अवैध फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर से। ये देखिए, तो शाहरुख खान का अवैध जो आपने देखा कि किस तरह से उसको ध्वस्त कर दिया गया। टोनी नाम है भाई साहब का उर्फ। अब अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण होना है और इस रास्ते में आने वाले मकानों को तोड़ा गया। इनके मालिकों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है और साथ ही नोटिस जारी करके निर्माण हटाने को कहा गया था। ये तस्वीर, ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उस पर कार्रवाई हुई। हालांकि जो भी इसके मालिक थे उनको मुआवजा दिया जा चुका है और ये विकास के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और वहीं मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब बारात निकली। दूल्हे राजा और बाराती बुलडोजर पर थिरकते हुए नजर आए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही पुलिस हरकत में आ गई, एक्शन में। ये देखिए पहले। लेकिन ये कितना खतरनाक है आप समझिए जरा, बहुत रिस्की है। मान लीजिए ऊपर से कोई तार है जिसमें वो बिजली का करंट दौड़ता है और ये लोहे पर सवार हैं। अब समझिए सबका अंजाम क्या होता। और पुलिस अब एक्शन ले रही है इसको। कोई भी चीज, सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल होने के लिए कृपया आप ना करें। ये खबरें दिखाने का हमारा मैसेज भी और मकसद भी होता है, समझिए। देखिए, पुलिस ने उस बुलडोजर को सीज कर लिया है जिस पर दूल्हे राजा थिरक रहे थे। जनाब, अब देखिए पुलिस सामने नजर आ रही है, अब वो सेल्फी खिंचवा रही है। तो पल भर में मंजर कैसे बदलता है, यह भी एक तस्वीर है। अब आपको बता देते हैं कि दूल्हे राजा का बुलडोजर पर बारात निकालना कैसे महंगा पड़ गया, समझिए। देखिए, मुरादाबाद में दूल्हे की बारात बुलडोजर से निकली। दूल्हे उस्मान ने अनोखे अंदाज में बारात निकाली। उस्मान मियां लग्जरी गाड़ी या घोड़े की जगह बारात के लिए जेसीबी को चुन लेते हैं। अब बुलडोजर पर सवार होकर उस्मान मियां ने सिगरेट के छल्ले उड़ा दिए। अब दूल्हे को बुलडोजर पर चढ़ा देख बाराती भी सवार हो गए। लोगों ने बुलडोजर को ही डांस फ्लोर बना लिया। फिर डीजे की धुन पर बुलडोजर पर जमकर डांस किया गया। उस्मान मियां भी कर रहे थे और उनके साथी भी। अब एक नहीं, कई बुलडोजर इस बारात में शामिल थे। दर्जनों बारातियों ने तेज म्यूजिक के बीच डांस किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद मुरादा पुलिस एक्शन में आई। उस्मान मियां को बुलडोजर पर बारात ले जाना महंगा पड़ गया। कंस्ट्रक्शन काम की जगह बारात में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। ना तो ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखा गया और ना ही पुलिस से अनुमति थी। ट्रैफिक पुलिस ने इसके बाद चालान काट दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं और कई लोग इसे खतरनाक और लापरवाही भरा तरीका बता भी रहे हैं। और लापरवाही है भी और खतरनाक है भी, आपने देखा तो समझ लिए। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, एक्शन। और अब आपको कुछ और तस्वीर, क्योंकि यूपी में बुलडोजर के साथ ही एनकाउंटर भी लगातार चल रहा है। कैसे, आपको दिखा देते हैं तस्वीरें, जरा नजर डालिए। ये हापुड़ की तस्वीरें हैं। सर माफ कर दीजिए सर, ये बदमाश हैं। हापुड़ फिरोजाबाद दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक कराते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इनका सुनाइए जरा, करा रहे हैं कैसे। सर माफ कर दीजिए सर, गलती होगी, बाद मुझे माफ कर दो। ठीक, अब आपने सुना, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। आप गलती ना करें कि यह हालत हो। लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को चुनौती ना दें, अपने हाथ में ना लें। ये तस्वीरें यही बताती हैं। बदमाशी छोड़ें। सर माफ कर दीजिए सर, गलती होगी, बाद
अब देखिए, अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव से पहले एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पहले ये तस्वीर अखिलेश यादव वाली। जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं वो देख रहा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ। चलिए, अखिलेश यादव को सुना दिया हमने, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी का हैट्रिक प्लान क्या है? मुस्लिम महिलाओं का थैंक यू योगी जी। अब ये सब कुछ तो आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं जो हमने कहा। अब इसको लिंक करते हैं कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ किया है। अब जेवर एयरपोर्ट तक जाना आसान होगा। ये तस्वीर पहले देख लीजिए। काम की जी ने पधार कर हमारा मान बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना पर आधारित हाँ, तो जनता के काम वाली तस्वीर। सीएम योगी ने 45 इलेक्ट्रिक बसेस को दिखाई हरी झंडी। ये बस लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी। ये देखिए, और वहीं मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए। योगी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की। उसकी भी तस्वीर आपके सामने। तो मुख्यमंत्री अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ आए थे और साथ ही आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद भी हैं, सारे सहयोगी उनके साथ मौजूद हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कासगंज में एक जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। तो सीएम योगी ने वाराणसी में उच्च स्तरीय बैठक भी की और इसमें दाल मंडी चौड़ीकरण सहित कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो थोड़ी देर पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि क्या है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हैट्रिक प्लान। समझिए, 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता देते हैं क्या है मुख्यमंत्री योगी का हैट्रिक प्लान। तो यूपी में लगातार तीसरा चुनाव जीतने की बीजेपी की तैयारी हो रही है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर इसी महीने बात शुरू होगी। यूपी में समय से पहले चुनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके बाद बीजेपी के सहयोगी दल भी एक्शन में हैं। निषाद और राजभर ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और इसके बाद राजभर और संजय निषाद सुनील बंसल से मिले। दोनों नेताओं ने सीट बंटवारे पर चर्चा जल्द शुरू करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने इस महीने के अंत में बातचीत शुरू करने का भरोसा दिया है। बीजेपी चुनावी रणनीति का साझा रोड मैप तैयार करने की कोशिश में है। जुलाई महीने तक सीट बंटवारे के साथ आगे की रणनीति बना ली जाएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान भी जल्द होगा। पंकज चौधरी की टीम में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कार्यकारिणी में भी 50% नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। एनडीए की सहयोगी आरएलडी भी संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहती है। जयंत चौधरी ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। पार्टी 2027 चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी पहचान बनाने की कोशिश में है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी काफी तेज हो चुकी है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं योगी और अखिलेश यादव। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज। जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। और गांव के लोग तैयार हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। ये सरकार लीक वाली सरकार है, ये लीकेज वाले लोग हैं, इनके बहुत लीकेज हैं, जनता इन्हें बंद करेगी। समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल से जनता ऊब करके एनडीए को ले आई है। जब उनकी सरकार थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी,
वही पिछड़े और दलित का हक लूटने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। पीडीए आपको तब याद आया है जब आपके हाथों से शासन सत्ता छिन गई है। तो पीडीए का जो समाज भी है, जो हमारे पिछड़ा दलित वर्ग हैं, उन तक भी हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने भी अपने जीवन में एक अंतर महसूस किया है और इसीलिए 17 के बाद 22 और 22 के बाद 27 में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। समाजवादी पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। पिछड़ों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है, 84 बीएसपी बनी है। 32 साल तक तमाम ऐसे पिछड़े समाज के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने का भी मौका नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और उनको भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है। देखिए, कानपुर में मुस्लिम महिलाओं ने सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। 3 तलाक और एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने योगी की जमकर तारीफ की है। मुस्लिम महिलाओं ने आखिर योगी की किस योजना का तारीफ की, ये भी तो सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुनवाते हैं। इससे इन महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही खूबसूरत पहल है। आज तक किसी भी सरकार में ऐसा फैसला नहीं लिया गया है जो मुस्लिमों के बारे में अच्छा सोचा जाए। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इसका हम लोग सम्मान करते हैं। और भी तमाम योजनाएं हैं, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ये सब है, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं। मोदी जो हैं वो काम, जो कार्य है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और उनको करना भी चाहिए। हम गरीबों के साथ हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर ये सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं। उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी करी ना, उनके तलाकशुदा के लिए घर देना चाहिए, उनके मदद करना चाहिए। ये अच्छा कर रहे हैं। तलाकशुदा महिलाओं के लिए, बेवाओं के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए, और जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। देखिए, 2027 चुनाव को लेकर ओवैसी प्रचार का आगाज करने वाले हैं। सवाल यह है कि लगातार तीसरे चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे। आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि किशनगंज की जनता ने देखिए, 2 दिनों के बाद ओवैसी की उत्तर प्रदेश में रैली होनी है। क्या है ओवैसी का प्लान, आप समझिए। देखिए, यूपी में ओवैसी का 2027 प्लान तैयार है। उनके मुताबिक 2 दिन बाद ओवैसी यूपी के बहराइच पहुंचने वाले हैं। यहां ओवैसी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे ओवैसी के यूपी में प्रचार का आगाज हो रहा है। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से वो प्रचार करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भी जाएंगे, जिसको लेकर विवाद होता रहा है। मटेरा सीट से एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के लड़ने की अटकलें हैं। शौकत का दावा है पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो 200 सीटों पर लड़ेगी। एआईएमआईएम की नजर मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर है। पार्टी की यूपी में समाजवादी पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश है और मायावती से भी गठबंधन को लेकर भी एआईएमआईएम कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम का फोकस पश्चिमी यूपी के साथ ही अवध पर है और अवध में खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर उनका फोकस है। यूपी में ओवैसी की पार्टी तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, 2017 में पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, यानी अपने प्रत्याशी, और 2022 में ओवैसी की पार्टी 96 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि दोनों चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुल सका था। असदुद्दीन ओवैसी के प्लान पर उनकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं और दूसरे दलों के नेता भी, आइए सुनवाते हैं सबको। 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। आप तमाम लोगों से, मैं बहराइच के तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इस जनसभा में पहुंचे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को सुने। असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ करके ध्रुवीकरण करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए उस सालार मसूद जैसे लोगों को गाजी मान करके उनका महिमा मंडन करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे महिमा मंडन से देश में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनके मजहबी तुष्टीकरण के फेर में अब पढ़ करके कोई वोट मिलने वाले नहीं है। वो कितनी भी ध्रुवीकरण की कोशिश करें, वो कोशिश सफल होने वाली नहीं है। समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। इनका जन आधार खत्म हो गया है
और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो सब समाजवादी पार्टी में आ गया है। अब देखिए, ये हो गई राजनीति की बात, राजनीति के मैदानी जंग की। अब आपको लिए चलते हैं असली वॉर बैटल में। कहां? असली मैदानी जंग में, जहां ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब डील की बात हो रही है। देखिए, कुछ घंटों पहले कैसे अमेरिका ने ईरान को थर्रा दिया था, अब कई हमले किए। तस्वीरें तेहरान में एक कंपनी के दफ्तर की हैं, जहां हमले के दौरान की तबाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और ये सुनिए धमाके। और जवाब में ईरान ने देर नहीं लगाई, पीछे नहीं रहा। उसने अमेरिका के दोस्त इजराइल में हमले कर दिए। यह ड्रोन हमले का वीडियो है, जो दावे के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल के तेल अवीव में दागा गया था। तो ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव रखा, क्योंकि उसके सैन्य ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें दागी थी। ऐसे में ईरान के हवाई हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल दागी, लेकिन दावे के मुताबिक वो चूक गई। और जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, तब दावा है कि अमेरिका की मिसाइलों ने 3 जहाजों को निशाना बनाया था, जिनमें भारतीय सवार थे। 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की इन हमलों में जान चली गई थी, जिसके बाद से भारत सरकार एक्शन में है, विदेश मंत्रालय एक्शन में है और अमेरिका से नाराजगी इस मुद्दे को लेकर जता दी गई। अमेरिकी सेना के हमलों के खिलाफ भारत ने आज फिर से ट्रंप के अधिकारियों को तलब कर लिया है। भारत में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े अधिकारी को बुलाकर सरकार ने विरोध प्रकट किया, लेकिन इस बीच अब ट्रंप हमले नहीं, डील की बात करने लगे हैं और खुद आगे आकर भारतीयों पर हमले पर जवाब भी दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे 39 बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि ईरान से डील बस होने ही वाली है। ट्रंप दावा करते हैं, ईरान खारिज करता है और फिर शुरू होती है भीषण टक्कर। इसी जंग की आग ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई, बल्कि जहाजों पर हमले में 3 भारतीयों ने भी अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद एक्शन में आई मोदी सरकार ने ट्रंप के देश को कड़ा संदेश दिया। 2 दिन में 2 बार भारत में सबसे बड़े अमेरिकी अफसर को तलब किया, तो बचाव में खुद ट्रंप सामने आए और हिंदुस्तानी जहाजों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने भारतीयों वाले जहाज पर ईरान का ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया, भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे हमले के बाद भारत ने अमेरिका पर शिकंजा कसा है। देखिए, 24 घंटे में दूसरी बार है जब अमेरिकी अधिकारी तलब किए गए हैं। भारत ने आज फिर से अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को बुलाया। जेसन मिक्स के सामने विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ट्रंप के अफसर करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे, जहां विदेश मंत्रालय ने जहाज पर हमले के लिए आपत्ति जताई, साथ ही भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता प्रकट की। और इतना ही नहीं, कमर्शियल जहाजों पर सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया, क्योंकि ओमान तट के पास अमेरिका ने उन 3 जहाज पर हमले किए, जिन 3 जहाजों पर कुल करीब 70 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से एमटी सेडवेलो पर अमेरिकी अटैक में 3 भारतीयों की जान चली गई थी। पहले भारतीय लापता होने पर अमेरिकी अफसर को तलब किया गया था, फिर सरकार ने 3 भारतीयों की मौत के बाद फिर उन्हें तलब किया। इन जहाजों पर अमेरिकी हमले की ईरान और यूएई ने भी निंदा की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है। राहुल ने कहा कि अमेरिका हमले में 3 भारतीय मारे गए, लेकिन मोदी चुप है। जब विदेशी ताकत भारतीय की हत्या करे तो पीएम को बोलना पड़ता है। अखिलेश यादव ने भी कहा, यह भारत की विदेश नीति में एक चूक थी। अगर भारत मजबूती से खड़ा होता तो युद्ध में किसी की जान नहीं जाती। तो आइए अब सीधा सुनवाते हैं आपको इस मामले पर अखिलेश यादव और राशिद अलवी क्या कह रहे हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी निंदा की है। भारत की विदेश नीति की चूक रही। अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा होता और जो भारत वॉर को रोकने में कामयाब हो जाता, तो आज न जाने जितनी जानें गई, किसी की जान नहीं जाती। न केवल जानें बच जाती, बल्कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और जिसमें भारत सबसे बड़ा
देश है उसकी अर्थव्यवस्था पे संकट पड़ रहा है, इस संकट भी नहीं होता। अभी हमारे 3 भारतीय मारे गए। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को ईरान से सबक लेना चाहिए। ईरान इतना ताकतवर नहीं है जितना भारत ताकतवर है, इसके बावजूद वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर हैं। इसके बावजूद ईरान ने सबक सिखा रखा है। अगर उसके 3 आदमी मारे गए होते तो अभी तक उसने बदला ले लिया होता। भारत की तरह खामोश छुप के नहीं बैठ जाता। सटेबोले टैंकर पर हमला हुआ जिसमें भारतीय नाविक मारे गए। ये एक ऐसा हमला है जिसकी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने साफ तौर पर निंदा की है। हम उनकी इस बात का पूरी तरह समर्थन करते हैं। जब भारत से अमेरिकी हमलों के खिलाफ आवाज उठी तो उधर ईरान के लोग भी सड़कों पर आ गए और अमेरिका इजराइल के खिलाफ कार्रवाई पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीर और इतना ही नहीं, सैकड़ों ईरानी लोग तेहरान में खामेनेई के घर के सामने जमा हो गए और अमेरिका से बदला लेने की मांग करने लगे। ये सुनिए। उधर ईरानी लोग एक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो इधर अमेरिकी सेना भी तैयार थी, लेकिन खेल बदल गया। समझाते हैं कैसे ट्रंप ने पांव पीछे खींच लिए। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले शुरू करने ही वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना लक्ष्य तय कर चुकी थी, टारगेट। अमेरिकी नौसेना ने भी ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली थी। इतना ही नहीं, ईरान के आसपास हथियार तैनात कर दिए गए थे। ट्रंप की हमले के लिए दी हुई डेडलाइन में सिर्फ 3 घंटे शेष थे, बाकी थे। तभी अचानक हमले का आदेश देने के बजाय ट्रंप रुक गए। आखिरी वक्त पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैसला पलट दिया और ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश जारी कर दिया। और इतना ही, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। एक वर्चुअली रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने यह बात कही। उन्होंने दावा किया ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से डील की बात कही थी। कहा था कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने नई डील मंजूर कर ली है। दावा किया कि ईरान से शांति समझौते इसी सप्ताह हो सकते हैं और ट्रंप के मुताबिक यूरोप में अमेरिका ईरान में डील पर साइन हो सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि डील फाइनल होने के ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया, हमेशा की तरह। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा अभी कुछ तय नहीं हुआ, विचार चल रहा है। उधर नेतन्याहू ने कहा मेरे पीएम रहते ईरान एटमी हथियार नहीं बना पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, सुनिए। हमारी एक डील हुई है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। इस डील को करने के पीछे हमारा मकसद भी यही था, इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जल्द ही इस पर साइन होने वाले हैं और कागजात भी लगभग तैयार हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये काम काफी जल्दी हो जाना चाहिए। वे भी इसे उतना ही चाहते हैं जितना बाकी सब चाहते हैं और मुझे लगता है कि इससे कई अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। और साथ ही पाकिस्तान की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दम भरता नजर आ रहा था। आपको भी तो पता होगा कि हमारे यहाँ डील होगी, हमारे यहाँ साइन होगी और हम बन जाएंगे यहाँ के बॉस। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जानकारी आई रही है कि रूस में ये सब कुछ ट्रीटी डील साइन हो सकती है। चलिए इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। आप बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, जो मैंने गलती से रशिया बोल दिया था वो यूरोप था। यूरोप में साइन हो सकता है, ये खबर मिल रही है। चलिए नमस्कार, इजाजत दीजिए।